हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज प्रकाश क्या है, यानी हम जानेंगे प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। फिर नेक्स्ट है प्रकाश किरण। नेक्स्ट प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट दर्पण तथा उसके प्रकार, यानी दर्पण हम किसे कहते हैं, दर्पण होता क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। नेक्स्ट दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। एंड लास्ट दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा इसके उपयोग। ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा या एक साधन है। यानी प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है या एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जो प्रकाश है वो एक ऊर्जा है या फिर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। अब हम उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको एक कमरे में भेजा जाए, ठीक है, और वो कमरा कैसा हो, कमरे के अंदर हो अंधेरा। ठीक है। अब कमरे के अंदर अंधेरा हो और आपसे कहा जाए कि बताइए इस कमरे के अंदर कौन सी वस्तुएं हैं और कहाँ कहाँ रखी हैं। ठीक है। तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। मालूम है क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हमें किन्हीं वस्तुओं को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी? एक तो प्रकाश की और दूसरी आँखों की। ठीक है। यानी इन दोनों चीज़ों में से या इन दोनों स्रोतों में से हमारे पास अगर कोई एक स्रोत नहीं होगा तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ठीक है। पहले से समझते हैं। अगर प्रकाश, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस कमरे के अंदर क्या है, अंधेरा है। अब इस कमरे के अंदर अंधेरा है तो आंखें होते हुए भी हमें वस्तुएं क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि यहाँ कोई प्रकाश नहीं है, यानी कोई प्रकाश की किरण नहीं है, सो दैट वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु से टकराए और वापस हमारी आंखों पे एंगल बनाए या कोण बनाए या वस्तु का प्रतिबिंब बनाए, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई दें। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे पास प्रकाश है बट हमारे पास आंखें नहीं है। जब आंखें नहीं है, आंखों का मतलब क्या है? आंखें क्या करती हैं, हमारे प्रतिबिंब को दर्शाती हैं, हमारा प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है। यानी आंख एक लेंस है। आंखों में होता क्या है? लेंस होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है? वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश और आँखें। यानी प्रकाश क्या है? ऊर्जा है या एक ऐसा साधन है। यानी मैंने इसीलिए बोला है कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक साधन भी लिखवाया है ना। तो प्रकाश एक साधन भी है जिसके कारण क्या होता है कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ अंधेरा कमरा था, हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दी। अब हमने क्या किया कि एक बल्ब जला दिया यहाँ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया? प्रकाश हो गया। जब प्रकाश हो गया तो प्रकाश होने के बाद क्या हुआ कि प्रकाश के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक किरणें आ गई, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं? प्रकाश की किरणें जो ऑब्जेक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे टकराती हैं और टकराने के बाद हमारी आंखों पे क्या बनाती हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा
अच्छा ठीक है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदीप्त के बारे में, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। यानी वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो अपने प्रकाश से ही चमकती हैं, तो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, वो अपने प्रकाश से चमकता है। हम बल्ब ले लेते हैं, बल्ब के पास भी खुद का प्रकाश होता है। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करने देना शुरू कर देता है? प्रकाश देना शुरू कर देता है, अर्थात बल्ब के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य और बल्ब ऐसी दो वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अदीप्त वस्तुएं। देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हमें नाम से ही समझ में आती हैं। अदीप्त का मतलब है वो दीप्त नहीं है, ठीक है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वो किसके कारण दिखाई देती है हमें? प्रदीप्त वस्तुओं के कारण, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अदीप्त वस्तुएं हमें तब दिखाई देती हैं जब कोई प्रदीप्त वस्तु होती है और उसका प्रकाश इन वस्तुओं पर आपतित होता है, ठीक है। तो परावर्तित होने के पश्चात आँखों पे क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमारी मेज़ है, ठीक है, या कुर्सी है। अब ये कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि मेज़ के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। कुर्सी के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। अब ये हमें दिखाई कैसे देती हैं? हमें दिखाई देती हैं कि जैसे हमने मान लिया प्रदीप्त वस्तु में हमारा एक सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश कुर्सी पे पड़ा, ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश जब कुर्सी पे पड़ेगा तो कुर्सी पे पड़ने के बाद क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण है वो कुर्सी से टकराएंगी, और कुर्सी से टकराने के बाद कहाँ तक जाएंगी? आँखों तक जाएंगी, ठीक है। और आँखों तक जाएंगी तो आँखों, ये जो कुर्सी से चलने वाली प्रकाश की किरणें आँखों पर क्या बनाएंगी? इसका प्रतिबिंब बनाएंगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक कुर्सी है, ठीक है। यानी अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी वो खुद के प्रकाश से चमकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण क्या है। तो हम प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रकाश किरण के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक समांग माध्यम होना चाहिए, ठीक है। समांग माध्यम मतलब एक जैसा माध्यम, ठीक है। कोई भी माध्यम हो, कैसा माध्यम होना चाहिए? समांग माध्यम, इसे बोलते हैं हम समान, या हम बोलते हैं एक समान माध्यम, ठीक है, एक समान। अब क्या हुआ, हमारे पास एक समान माध्यम है, ठीक है, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण को किसी एक समांग या एक समान माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में वो प्रकाश की किरण जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करती है, ऋजु
रेखीय मार्ग का प्रयोग करती है, क्या कहलाती है? प्रकाश किरण। यानी प्रकाश किरण की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी एक समान या समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम प्रकाश किरण की परिभाषा लिखेंगे यहाँ से। तो प्रकाश किरण की परिभाषा देखो, मैंने अभी आपको चित्र में समझा दिया। ठीक है, अब चित्र में समझाने के बाद हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? कि किसी समांग या एक समान माध्यम में ठीक है प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जिस ऋजुरेखीय मार्ग का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश को किसी एक समान माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस मार्ग की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, यानी जिस ऋजुरेखीय मार्ग की आवश्यकता पड़ी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? हमारे पास एक चिकनी सतह है, ठीक है, जिसे हम नाम दे देते हैं M1 और M2। हमने क्या किया, इस पे एक अभिलंब खींचा, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं, N बिंदु से डिनोट करते हैं। यहाँ एक बिंदु है P। हमने कोई किरण आपतित कराई, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे एक कोई किरण आपतित होती है, जिसका आपतन कोण कितना है? I, ठीक है। तो वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, किस एंगल पे? R एंगल पे। तो जो आपतित किरण है, या जो हम इस पे एंगल पे किरण गिरा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और इससे टकराने के बाद जो वापस किरण जा रही है, उसे हम बोल देते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। जब हम किरण को इस चिकनी सतह पर, ये है हमारा चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह या चिकने तल पर गिराते हैं, तो जो नॉर्मल, जो हमारा अविलंब है, उसके साथ जो कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। और जो परावर्तन के पश्चात जो किरण है, जो परावर्तित किरण है, वो अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला जो कोण, उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? R से, ठीक है। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा अगर यहाँ से लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी चिकने तल या सतह पर क्या करते हैं? गिराते हैं, तो वह उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर परावर्तन के दो नियम हैं, वो अभी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब परिभाषा क्या है? जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी चिकने तल या सतह पर
गिराते हैं तो वह उस तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में मैंने बताया आपको कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को किसी चिकनी सतह पर डाला जाता है तो वो क्या करती है कि उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, तो परावर्तन के दो कौन कौन से नियम हैं वो समझो। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण कौमा आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यानी ये था हमारा नॉर्मल या आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये चिकनी सतह। तो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब कहाँ है? एक ही तल में है। ठीक है, पहला नियम समझ में आया। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण क्या है हमारा? आई, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसको कोण आई माना है और इसको आर माना है तो हमारे परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो गया? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो दर्पण तथा उसके प्रकार। दर्पण तथा उसके प्रकार। अब दर्पण क्या है? ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या है कि दर्पण एक ऐसा चिकना तल है। ठीक है, दर्पण क्या है? एक ऐसा चिकना तल है जिसके एक तल पे क्या है? पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा तल क्या हो? परावर्तक तल बना दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण। तो हम दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे? दर्पण एक ऐसी चिकनी सतह है जिसके एक ओर पॉलिश तथा दूसरी सतह परावर्तक सतह होती है। यानी अगर मान लो हमारे पास ये एक चिकनी सतह है, ठीक है, तो हमने क्या किया? इसके एक और क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। और जो दूसरी सतह है वो हमने क्या बना ली? परावर्तक सतह बना ली। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम समतल दर्पण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो समतल दर्पण में क्या सीन होता है कि हमारे पास एक ये, ठीक है, कांच का समतल पीस है जिसके हमने एक और क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो दूसरा हमारा क्या बन गया, परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल में क्या है कि जो वस्तु है, मानो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस समतल दर्पण से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उतनी ही दूरी पर, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर दर्पण के दूसरी ओर सीधा तथा आभासी बनेगा। सीधा तथा कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, यानी जो हमारा समतल दर्पण है उससे हमारा प्रतिबिंब की जो अगर स्थिति देखी जाए तो कहाँ बनेगी कि देखो, अगर हम समतल दर्पण के सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु रख देते हैं कुछ दूरी पे, तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब हम बताएंगे कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर सीधा बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई थी। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपकी लेवल का नहीं है, 10th की लेवल का नहीं है, बट ये 12th की लेवल का है, बट बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर हमें मान लो मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। ठीक है, मुझे अपनी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है। यानी मैंने क्या किया, एक शीशा लिया, यानी एक समतल दर्पण या शीशा लिया, उसमें मुझे क्या है कि अपना जो 5 फीट 7 इंच मेरी जो लंबाई है उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि बताइए कि आपको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी लंबाई की आधी। कितनी, आपकी लंबाई की आधी। यानी मेरी लंबाई मान लो, चलो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है उसकी लंबाई अगर 6 फीट है और उससे आपसे कहा जाए कि हमें 6 फीट के इंसान का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो हमारे पास जो समतल दर्पण है वो मिनिमम यानी कम से कम कितनी लंबाई का होना चाहिए। तो आप कह दोगे 6/2 यानी 3 फीट। ठीक है, नहीं अगर हम 3 फीट ऊंचाई का अगर हम समतल दर्पण उसके सामने रख देते हैं तो उस व्यक्ति का उस समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखो गोलीय दर्पण है तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी गोले के भाग होंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण है तो किसी गोले के भाग होंगे। तो अब देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 गोले हैं। ठीक है, जिनका जो केंद्रक है वो सी है। ठीक है, यानी कोई 2 गोले हैं कांच के, हमारे पास खोखले गोले हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि गोलीय दर्पण, अब गोली दर्पण आ गया तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब गोली दर्पण है तो मतलब हमारे पास 2 गोल, ठीक है, खोखले कांच के क्या हैं, गोले हैं। अब क्या किया मैंने, जो कांच के खोखले गोले हैं तो ये गोलों को क्या किया मैंने, इसको यहाँ से इतना काट दिया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने यहाँ से इतना काट लिया। ठीक है, मैंने गोले के क्या किया कि इतने इतने भाग काट लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपके। मैंने क्या किया, इसके इतने इतने भाग काट के मैंने अब ये यहाँ बना लिया ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, और ये हमारा कैसे है, इस तरीके से। ठीक है,
देखो 2 गोले मैंने इसलिए बताया है कि सो दैट आपके ये समझ में आ जाए कि किस दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, किसकी फोकस दूरी कहाँ होती है, ठीक है। तो आपको इसी चित्र से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये इसका भाग है, ठीक है। जब ये इसका भाग है और हमने क्या किया कि इसका जो भीतरी भाग है हमने उस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके भीतरी भाग पे पॉलिश कर दिया जो दबा हुआ भाग था। मैंने इसके उभरे हुए भाग को क्या बना लिया, परावर्तक तल बना लिया। जब मैंने इसके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बनाया, अब देखो ये इस गोले का भाग है तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इधर, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी जो गोली दर्पण मैंने आपको बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 प्रकार के, तो अब ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की हमारी पहचान क्या हो गई कि हमारा जो दबा हुआ भाग होता है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं, तथा जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बना लेते हैं, परावर्तक तल। अब इस भाग में आ जाओ, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं M1 और ये M2, मिरर है ना, दर्पण है तो मिरर को, इसको भी हमने M1 और M2 मान लिया, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, इधर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उसका जो बाहर उभरा हुआ भाग था उस पर पॉलिश कर दिया, ठीक है। और जो अंदर का दबा हुआ भाग था उसको हमने क्या बना लिया, परावर्तक तल बना लिया। जब हमने इसको परावर्तक तल बना लिया, ठीक है, दबे हुए भाग को, और उभरे हुए भाग पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अब अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब देखो एक हम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, देखो ये हमारी दाईं ओर की संख्या है, दाईं ओर, और ये हमारी बाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर की जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष, ये जो है ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी मैंने आपको समझाया कि एक चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं हम, ठीक है। मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि एक दाईं तरफ होती है और एक बाईं तरफ होती है, ठीक है। तो दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी हमेशा, ठीक है। और बाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं वो कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है हमारा। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की संख्या हम कैसी लेंगे, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की संख्याएं हैं वो हम कैसी लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब मैंने आपको बता दिया गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण तब उसके प्रकार, यानी गोली दर्पण, दर्पण क्या होता है ये बता दिया मैंने, ठीक है। यानी गोली दर्पण है तो गोली दर्पण क्या होगा, किसी गोले, कांच का कोई गोला है, खोखला गोला, उसका कटा हुआ भाग है तो गोली दर्पण हो गया। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ाने के लिए ही मैंने आपके लिए यहाँ 2 खोखले गोले लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 खोखले गोले से भी काम चला सकता था, बट मैंने क्या किया कि आपको अच्छा समझाने के लिए 2 खोखले ले ले, तो 2 खोखले गोले अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इस खोखले गोले का भाग है ये, तो देखो अगर हम इसके वक्रता केंद्र को और परिधि के किसी भी बिंदु से मिला दें, ठीक है, किसी भी बिंदु से, तो ये क्या हो जाएगी उसकी त्रिज्या। तो हम इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये देखो, यानी कोई दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है। और उस दर्पण के जो मध्य बिंदु है ना, जो मध्य बिंदु है, तो इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव, जिसे डिनोट करते हैं किससे, P से, ठीक है। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यानी इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दर्पण हमें दे रखा है उत्तल या अवतल, तो उसके हम मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे,
ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलते हैं। हम मुख्य अक्ष को ऐसे ही बोल सकते हैं कि ध्रुव को तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? ध्रुव बता दिया, वक्रता त्रिज्या बता दी, वक्रता केंद्र बता दिया, और मैंने बता दिया आपको मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये देखो उत्तल दर्पण है। अब दर्पण के पास एक फोकस दूरी भी होती है। क्या होता है? एक फोकस दूरी होती है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इसका वक्रता केंद्र किधर है? इधर। तो वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी हो गई? आर, जिसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इस दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी, यानी ध्रुव, ठीक है। अब देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में हम वस्तु की बाईं ओर या दाईं ओर, मैंने क्या बताया था आपको? दाईं ओर या बाईं ओर। तो इधर दायां है, ठीक है, और इधर बायां है। तो बाईं ओर की मैंने आपको बताई थी चिन्ह प्रपाठी में कि हमेशा जो संख्या है वो कैसी लेते हैं? ऋणात्मक। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अब देखो, हाँ, अब आती है बात फोकस दूरी की, ठीक है। तो इन सब के पास फोकस दूरी भी होगी। तो फोकस दूरी की जो हम परिभाषा बनाते हैं, वो फोकस दूरी की परिभाषा क्या है कि किसी भी दर्पण से, या तो वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो हम बोलेंगे किसी भी दर्पण से, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं, यानी किसी भी दर्पण से जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं कहाँ मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पे ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मुख्य अंश, अब मैं ये साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने जो आपको फोकस वाली जो फोकस दूरी और फोकस के बारे में बता रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये मध्य बिंदु है, तो ये पोल हो गया हमारा, ध्रुव हो गया पी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम अंदर के भाग को अगर परावर्तक तल बनाते तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर, क्योंकि हम अगर कोई गोला खींचेंगे तो देखो ऐसे ही तो खींचेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। तो केंद्र कहाँ होगा? इस साइड, यानी बाईं ओर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की जो बीच की दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या समझ में आई, ध्रुव समझ में आया, वक्रता केंद्र समझ में आया। हमें बात कर रहा था फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की हम परिभाषा क्या लिखते हैं? और फोकस दूरी, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं। अब ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके हमने समांतर एक रेखा, ठीक है। तो वो क्या करती है कि ये जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो जिस बिंदु से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और ध्रुव से, यानी जो दर्पण का ध्रुव है, उससे फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से परिभाषा लिखाएं आपको, तो हम फोकस दूरी की जो परिभाषा और फोकस की, देखो एक होता है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से, अब जिस बिंदु से जाएगी, कब जाएगी? किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात, ठीक है। जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात, ठीक है,
यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये तो हमारी हो गई फोकस बिंदु या फोकस की परिभाषा। अब अगर आपसे कहा जाए कि फोकस दूरी क्या होगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी हमने गोली दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषा बताई। क्या बताया? एक तो हमने आपको बताया ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, फोकस के बारे में तथा फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, यानी जितनी भी गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी जो कि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। यानी वक्रता त्रिज्या जो मैंने आपको बताई थी R और फोकस दूरी हमारी F, इसमें अब संबंध क्या है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध। ठीक है, तो अब हमारे पास दो गोलीय दर्पण थे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण में, ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी ये इसका जो बाहरी उभरा हुआ भाग है उस पर क्या है? पॉलिश है। ठीक है, ये है हमारा M1 M2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, इसे मान लेते हैं बिंदु O है। बिंदु O पर कोई एक वस्तु है। अब यहाँ से क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा चलेगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा अवतल दर्पण के टकराने के बाद क्या होता है कि फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ठीक है, और इस दर्पण का जो ध्रुव है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे हमारे पास इसका वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र था। तो हमने क्या किया कि वक्रता केंद्र से ये जो बिंदु यहाँ पे टकरा रहा है इसको हम मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है? हमारा A। ठीक है, देखो मैंने एक चीज़ और बतानी है आपको कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, ठीक है, तो उस बिंदु से और वक्रता केंद्र को अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभिलंब। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब प्रकाश के परावर्तन में चले जाओ, ये अभिलंब है और ये कौन सी किरण हो गई?
ये आपतित किरण हो गई, ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। तो हम मान लेते हैं ये आपतन कोण हमारा कितना है आई, ठीक है, और ये जो परावर्तन कोण है वो कितना है हमारा आर, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, ए से मुख्य अक्ष पर क्या डाला, एक लंब डाला, ठीक है। तो हम इसे एन से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मतलब लंब डाल रहे हैं, लंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, तो हमने इसको डिनोट किससे कर दिया, एन से, ठीक है। यानी यहाँ तक की कहानी समझो कि मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु ओ से, बिंदु ओ पर क्या रखा था, एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखी थी, तो ये समांतर रेखा चली, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये फोकस से निकल गई। फिर क्या किया, मैंने आपको एक लाइन बताई कि अगर किसी दर्पण से और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है, तो जहाँ जिस बिंदु पे टकराती है और उस बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब यहाँ से हमारी कंडीशन प्रकाश के परावर्तन वाली आ जाएगी, ठीक है, ये आपतित किरण बन जाएगी, ये परावर्तित किरण बन जाएगी और ये अभिलंब बन जाएगा। तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे, माना कोण आई बराबर कोण आर इक्वल टू थीटा, ठीक है। यानी हमें परावर्तन के दूसरे नियम से पता है कि आई और आर आपस में बराबर होंगे, तो हमने आई और आर को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखो फिर एक कहानी आती है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले एंगल क्या हैं, ये एकांतर कोण है। कैसे, एकांतर कोण, ठीक है, ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। तो देखो मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये समांतर रेखा है, तो देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। फिर इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, आई को थीटा माना है और आर को थीटा माना है, तो ये वाला भी थीटा हो गया और ये वाला भी थीटा हो गया, तो थीटा थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये वाला हमारा एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखो हमने ये वाली तिर्यक रेखा, अब इसको छोड़ दो, देखो ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, यानी दोनों समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। मैंने आपको बताया अभी एकांतर कोण, इसमें और इसमें। अब ये भी एक तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये आई है और आई किसके बराबर है, थीटा के, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो हमारा बन गया ए सी एन और दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास ए एफ एन, ठीक है। तो अब हम नई लाइन से क्या लिखेंगे, अब हम नई लाइन से लिखेंगे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी एन में या से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखो ये वाला कोण, ठीक है, ए सी एन कितना है, थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारा, ए एन बट्टे आधार क्या है हमारा, एन सी या सी एन, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें ले लो ए एफ एन में, त्रिभुज ए एफ एन में। अब ये एंगल कितना है हमारा, 2 थीटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, tan 2 थीटा बराबर लंब ए एन अपॉन आधार एन एफ,
ठीक है। अब हम यहाँ पे बोले कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। कैसा हो? बहुत छोटा। यानी दर्पण एक हम इतने बड़े गोले को ना लेकर, ठीक है, हम छोटा सा गोला लें और हम ज़्यादा बड़ा पार्ट ना लेकर थोड़ा सा भाग लें। यानी हम दर्पण का कितना भाग लें? थोड़ा सा भाग लें। तो हमारा ए बिंदु कहाँ होगा? लगभग यहाँ होगा। यानी ए बिंदु कहाँ होगा? पी पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। ठीक है, कैसा हो? छोटा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये हमारे कोण भी हैं जो थीटा और 2 थीटा, वो भी छोटे होंगे। ठीक है, तो हम छोटे एंगल के लिए, हमारे छोटे कोण होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? टेन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम टेन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अभी हम ए एन और एन एफ निकालेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करते हैं। अब देखो इधर ध्यान दो, हम लिखेंगे थीटा के छोटे मान के लिए। अब अगर थीटा छोटा है तो हम टेन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, जो समीकरण 1 था। ठीक है, अब हम टेन 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 2 थीटा बराबर ए एन अपॉन एन एफ। ठीक है, किसके लिए? थीटा के मान कैसे हो जाएं? छोटे हो जाएं तब। ठीक है, अब देखो थीटा का मान अगर हम समीकरण 2 में, ये जो थीटा का मान है समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में थीटा का मान रखें, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 इंटू थीटा का मान कितना है? ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन एफ। ठीक है, तो ए एन से ए एन कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने आपको बोला कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हमारा बिंदु ए यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ कहीं होगा, तो अब हम यहाँ से लंब डालेंगे तो लगभग ये एन की जगह होके कहाँ होगा? पी पे होगा। ठीक है, तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब बिंदु ए कहाँ होगा? पी पर होगा। यानी जो बिंदु ए है वो कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, बिंदु पी पर होगा। ठीक है, तो हमारा एन भी यहीं पे आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तब एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, यानी एन जब पी के नज़दीकी होगा तो हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर एन एफ, और हम लिख सकते हैं एन सी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, अब देखो इस वाले समीकरण में मान रख दो, तो इस वाले समीकरण में मान रखोगे आप 2 अपॉन एन सी या पी सी। एन सी को हमने किसके बराबर रखा है? पी सी बराबर 1 अपॉन एन एफ। एन एफ को किसके बराबर रखा है? पी एफ के। पी एफ तो 2 बटे पी सी। मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बराबर 1 अपॉन पी एफ। पी एफ ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, तो हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना था। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, या f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। यानी फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उसके उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है,
अब हमें क्या पढ़ना है आगे कि दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है, का बनना तथा इसके उपयोग। तो सबसे पहले कंडीशन आ जाती है अवतल दर्पण की, ठीक है, यानी हमारे पास दो ही तो गोली दर्पण है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वस्तु कहाँ रखी होगी तब, ठीक है। तो हम एक सारणी बनाते हैं, ठीक है, यानी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो अवतल दर्पण से हर कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा उल्टा, ठीक है। देखो आपसे ये कंडीशन नहीं पूछी जाएगी कि बताइए कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हमारे जो अवतल दर्पण से है वो हर कंडीशन में प्रतिबिंब है जो वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है, यानी वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये हर कंडीशन में, यानी हर कंडीशन में जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। अब नोट करके मैं आपको लिखाता हूँ, यानी एक कंडीशन ऐसी है जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा सीधा बनेगा। कब, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, तब प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण से जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो हर कंडीशन में वास्तविक, वस्तु से छोटे तथा उल्टे बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, एक स्थिति ऐसी है कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अब मान लो ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये है हमारा वक्रता केंद्र C और ये है हमारा फोकस F और ये है हमारा ध्रुव P, ये हमारा दर्पण है M1 और M2, ठीक है। अब अगर हमारी वस्तु मान लो यहाँ रखी है जिसको हम मान लेते हैं A B, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण इसके समांतर चली तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। फोकस से जाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से वक्रता केंद्र से भी तो जाएगी और टकरा के क्या होगा, वापस उसी मार्ग से लौट आएगी, ठीक है। अब अगर हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, A डैश B डैश। तो जो मैंने आपको लिखवाया कैसा बनता है, आभासी बनता है, यानी हम ये जो रेखाएं हैं आगे बढ़ाने पर यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो हमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी। मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है जो कि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तथा अब देखो वस्तु हमारी कितनी छोटी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, ये समझ में आया।
अब नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रेस्टोल कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे, ठीक है, वस्तु से छोटे बनेंगे तथा सीधे बनेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से जो हमारे प्रतिबिंब वो कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे, आभासी बनेंगे तथा वस्तु से छोटे बनेंगे, ठीक है। यानी एक लाइन में मैंने बता दिया, यानी जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है, यानी जितना हमें पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ो, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपके सिलेबस में डायरेक्ट ही पूछेगा कि उत्तल दर्पण से बताइए बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि सीधे बनते हैं, आभासी बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। उसमें जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में आपको घुमा के पूछ सकता है, जो मैंने नोट करा के लिखाया था कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप बता सकते हो कि वस्तु कहाँ रखी हो? ध्रुव और फोकस के मध्य रखी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दर्पणों के उपयोगों की, ठीक है। तो हम इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो अवतल दर्पण के कई सारे उपयोग हैं। मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। तो इसका प्रयोग नाई, जो नाई होते हैं ना हेयर कट वाले, ठीक है, तो नाई अपनी दुकान में अवतल दर्पण का यूज़ करता है, ठीक है। तो एक तो हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग है वो क्या हो गया? नाई की दुकान में, ठीक है, यानी नाई अवतल दर्पण का यूज़ करता है। नंबर 2, अगर हमें प्रकाश की किरण को क्या हो? समांतर भेजना हो, ठीक है, यानी किसी अक्ष के समांतर भेजना हो, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए। किसके लिए? कान, नाक, गले आदि आंतरिक भागों की जांच के लिए, ठीक है। एक नाई करता है, दूसरा कान, नाक, गले आदि आंतरिक भागों की जांच करने के लिए होता है। तीसरा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे परावर्तक के रूप में किया जाता है कि वो समांतर किरणें यानी प्रकाश की जो पुंज है उसको कैसा कर दे? समांतर कर दे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में हम पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, नंबर 1 पहला है कि मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है नहीं। तो मोटर कारों में पीछे की या पीछे के वाहनों को देखने के लिए, ठीक है, यानी मोटर कार यानी कोई गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो गाड़ी है हमारी, ठीक है, ये गाड़ी है। अब गाड़ी में आपने देखा होगा कि यहाँ शीशे लगे होते हैं। तो वो शीशे किस लिए लगे होते हैं? कि पीछे से या साइड से कोई दूसरा अगर कोई वाहन आ रहा हो तो उसको देखने के लिए, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? उसको देखने के लिए। उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का हम प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो प्रतिबिंब हैं वो कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं, ठीक है। और वस्तु से कैसे बनते हैं? छोटे बनते हैं। जब वस्तु से छोटे बनते हैं
तो क्या कर लेगा वो, पीछे वाले का अत्यधिक भाग कवर कर लेगा। यानी जो एरिया है, जो इस गाड़ी के पीछे का जितना एरिया है ना, यानी उसका अत्यधिक भाग, यानी मैक्सिमम जो भाग होगा ना, अत्यधिक भाग होगा, उसको कवर कर लेगा। ठीक है, इसलिए हम मोटर कारों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पणों का उपयोग बाजारों में लगे लैंपों में, यानी जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, यानी जो गलियों में हमारी लाइट्स लगी होती हैं उनके उनमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, यानी कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, मान लो यहाँ एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आपने देखा होगा हाईवेज होते हैं, हाईवेज पे इस तरीके से लाइट्स लगी होती हैं, यानी इधर और इधर, यानी इधर से आने वाली बस वाहनों के लिए और इधर से जाने वाले वाहनों के लिए। तो उनमें क्या करते हैं हम, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। वो उत्तल दर्पण का यूज़ करके क्या करता है, वो जो बल्ब होता है, वो बल्ब के प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।